डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वंचितों के लिए और उनके मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ते वक्त कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें अपनों से भी संघर्ष करना पड़ा। ये उनके लिए आसान नहीं था कि वो इतनी बड़ी संविधान की रचना करें। संविधान की रचना करते वक्त सबसे जो जरूरी था वो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता वाले भारत का निर्माण किया जाए। उन्होंने अथक प्रयास किया और अपने अथक प्रयासों का जो परिणाम है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी विद्वानों से निवेदन करूंगी कि वो इस दिन का सम्मान एक ऐसे शब्द से करें जो हमें हमारी जाति, धर्म और सभी प्रकार के भेदभाव से अलग करता है। तो मैं एक ऐसे शब्द से आपका अभिवादन करना चाहूंगी जो वाकई में राष्ट्र चेतना का निर्माण करने के लिए सबसे बेहतर है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप भी मेरे साथ कहें, जय भारत। राष्ट्रीय चेतना दिवस के पूर्व दिवस पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और राष्ट्र चेतना यानी कि अपनेपन के एहसास की अनुभूति और वर्तमान में जो हम सभी अनुभव कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत मुश्किल है कि हम अपनी राष्ट्र चेतना को साथ लेकर एक अखंड भारत का निर्माण करें। हम सभी इस बात से अवगत है कि बचपन से ही जब हमें बोलना नहीं आता था तब से हमने एक प्रतिज्ञा अपने स्कूल में पढ़ी है जो कि हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाती है और ये भाईचारे का पाठ हमें राष्ट्रीय चेतना निर्माण करने के लिए जरूरी है कि फिर से एक बार हम उसी प्रतिज्ञा को, भला ही आज हमने स्कूल छोड़ दिया हो, परंतु उस प्रतिज्ञा को अपने मन में रखें और हर दिन यह संकल्प करें कि उस प्रतिज्ञा का मान रखते हुए हमें राष्ट्रीय चेतना की ओर बढ़ना है। आप सभी को याद होगा जब हम स्कूल में थे तो एक प्रतिज्ञा बोला करते थे, भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। और उसके बाद क्या था, और जो भी हमारी परंपरा है, विविधता वाली परंपरा जो है भारत की, उस पर मैं गर्व करता हूँ। आपको याद होगा एक मिट्टू भी होता है, मिट्टू है ना, तो मिट्टू की तरह हम लोग बोलते थे, हालांकि उसका मतलब बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ये मैं वाली जो बात है ना कि भारत मेरा देश है, ये मेरा फीलिंग क्यों आया और कभी हमने इस पर सोचने का प्रयास भी नहीं किया है कि भारत मेरा देश है मतलब क्या है। देश जब होता है तो मेरा नहीं होता है, हम सबका देश होता है। और देश यानी मेरा वाला जो फीलिंग है वो एक व्यक्तिवाद की ओर ले जाता है और राष्ट्र का फीलिंग है अपनेपन का फीलिंग होता है, अपनेपन का फीलिंग देता है। इसीलिए भारत जब मेरा देश है, ये पता नहीं इन शब्दों को वहां उस प्रतिज्ञा में
क्यों इंक्लूड किया गया ये बताना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जब मेरा जो फीलिंग है, आपने देखा होगा कि भारत में एक मैं की भावना, मैं सुपेरियर हूं, लेकिन मैं सुपेरियर हूं मतलब कुछ लोगों से सुपेरियर हूं, मैं हूं मतलब फिर मैं टॉप लेवल का वर्ण व्यवस्था में 1 नंबर का हूं या फिर 2 नंबर का हूं, लेकिन तीसरे से ऊपर हूं, मैं हूं। तो मैं का फीलिंग जो है वो भारत मेरा देश में है, बिकॉज हमने कभी भी भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, इस प्रकार का फीलिंग विकसित न होने का कारण भी इसी प्रकार की ऐसी प्रतिज्ञाओं में है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि व्यक्तिवाद में ही था, पहले जब देखते हैं भारत का इतिहास तो उसके पहले मतलब बुद्धा को मैदान में आना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था उस वक्त की व्यवस्था के अगेंस्ट में। उस वक्त जो वैदिक व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट में बुद्धा को संघर्ष करना पड़ा था। मतलब मैं के संघर्ष में मैं हूं, मैं सुपीरियर हूं, मैं भूदेव हूं, तो इस मैं के अगेंस्ट संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं जब 7th सेंचुरी में आता है इस्लाम, हालांकि इस्लाम नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम रूल आता है। उसके बाद ये मैं का फीलिंग, जो मैं वाला जो फीलिंग है ना, मैं हूं, मैं फीलिंग को काट देने का, मात देने का काम भी इस्लाम करता है। और इसीलिए बड़े पैमाने पर उस वक्त के जो अति शूद्र थे और बाद में शूद्र, वो लोग इस्लाम कबूल कर लिए। हालांकि उसके 300 साल पहले ही अति शूद्र बने थे, मतलब उसके 300 साल पहले ही कुर्मियों से कुछ लोग चमार बने, तेलियों से ही कुछ लोग महार बने थे, ठीक है। उसके पहले वो सभी शूद्र थे। अब जब वो शूद्र थे तब उनकी वो पहचान नहीं थी जो बाद में प्राप्त हुई। ऐसा क्यों हुआ? जब मैं की जो फीलिंग थी, मतलब मैं हूं, मैं संबड़ी हूं, तो मैं की फीलिंग को काउंटर करने का जो प्रयास है दूसरी बार इस्लाम ने किया। पहली बार तो बुद्धा ने किया और दूसरी बार भारत में 7th सेंचुरी में इस्लाम ने किया। कभी हमने सवाल पूछे ही नहीं, बिकॉज हम तो स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट कहां सवाल पूछेंगे कि राष्ट्रीय गदर क्या होता है, मतलब नेशनल रिवोल्ट की जो बात करते हैं। तब भी देखिए शब्दों का चयन काफी महत्वपूर्ण होता है। अक्सर हम लोग शब्दों का चयन संभल कर नहीं करते हैं। उन्होंने तब भी नहीं कहा कि वो हिंदुओं का रिवोल्ट, तब भी नहीं कहा ब्राह्मणों का रिवोल्ट, तब भी नहीं कहा किसी वर्ण वर्चस्ववाद का विरोध मतलब रिवोल्ट, तब भी कहा उन्होंने राष्ट्रीय गदर। जबकि वो बात थी मंगल पांडे की और माता दिन भंगी की। माता दिन भंगी ने याद दिलाया उसको, रिवोल्ट क्यों हुआ? माता दिन भंगी ने याद दिलाया कि तू मैं मत कर, तू कह रहा है मैं हूं, मैं सुपीरियर हूं और मैं पानी नहीं पिला सकता आपको। ये जो बात कही ये मैं के अगेंस्ट में थी, मतलब वो जो राष्ट्र की जो भावना थी उस वक्त भी नहीं थी। और आपको पता होगा उसके 2 साल बाद ही, मतलब जो स्ट्रगल चल रहा था ट्रावनकोर में, केरल का ट्रावनकोर, वहां ब्रेस टैक्स देने की बात चल रही थी और उसके 2 साल के बाद में ही वो टैक्स बंद होता है। सवाल यह है कि उस वक्त उस परंपरा को बंद किसने किया? हालांकि पुरुष जो सत्ता थी, पुरुष व्यवस्था थी, पुरुष व्यवस्था भी इतनी पावरफुल नहीं थी। इसीलिए जब वहां एक मीटिंग बैठी, मतलब ब्रेस्ट टैक्स, बिकॉज वो ताड़ी निकालते थे, ताड़ी दारू वगैरह वो निकालते थे, नादर नाम की जो जाति थी, और अच्छी दारू बना लेते थे, इसलिए वो ब्रिटिश लोगों को अच्छी भी लगती थी, तो पैसा भी आने लगा उनको। तो उनको लगा कि हमारी बेटियां अब मतलब स्कूल में जानी चाहिए। लेकिन वो तो एक बैन था, वर्चुअल बैन था। तो मीटिंग तय कर ली और रात भर मीटिंग चली नादर लोगों की उनकी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। तब सुबह सुबह एक बूढ़ी औरत वहां जाती है मीटिंग में। उसको समझ में आता है कि ये जो यहां पुरुष बैठे हैं ना, ये भी कोई खास रिवोल्ट करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। उसने कहा कि मैं ऐसा करती हूं, मैं तो पूरी जिंदगी ये बेस्ट टैक्स देकर मतलब गुजार लिया, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी नाती इसमें नहीं फंसे। तो इसलिए मैं क्या करती हूं, मैं अभी क्रिश्चियन धर्म कबूल करती हूं। मतलब मैं वाली जो फीलिंग थी ना कि मेरा देश है, तो ये मेरा देश मतलब कुछ लोगों का ही देश बना रहे, इस प्रकार की व्यवस्था इस भारत में नहीं। तो इसलिए जब मतलब बुद्धा आए तब मैं क्या अगेंस्ट में स्ट्रगल किया उन्होंने,
जब इस्लाम आया 7वीं सेंचुरी में, तब भी मैं वाला, मतलब जो मैं करते थे ना कि हम सुपीरियर, मतलब मैं सुपीरियर हूं, उसके बाद आप हो इंफीरियर, वो ज्यादा फीलिंग था। तो इसको समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया में इसीलिए सबको अधिकार देने की जो बात थी, वही बात इनको अच्छी नहीं लगी। ब्रिटिश इंडिया में सबको अधिकार देने की बात अच्छी नहीं लगी थी। और फिर जो आप देखते हैं कि छोड़ो भारत वगैरह वगैरह कई सारी बातें हैं, उस पर हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन उन्हीं अधिकारों की जो बात बाबा साहब करते संविधान में, भारतीय संविधान में बात करते हैं, लेकिन जो मैं वाला फीलिंग था कि मैं सुपीरियर हूं देन समबडी एल्स। साथियों, जय भारत। सर्वप्रथम सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक, संकल्पना के जनक राजर्षि शाहू महाराज और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सभी के और इनके समविचारी सभी महापुरुषों के क्रांतिकारी कार्य को अभिवादन सर्वप्रथम मैं करना चाहूँगा। साथियों, 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ और इस दिवस को हमने किस तरह से मनाना चाहिए, इसकी संकल्पना जो डॉक्टर विनोद अनावरत सर ने हमें दी है कि यह दिवस हमें राष्ट्र चेतना दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिवस को और ज़्यादा कलंकित करने के लिए मनुवादी व्यवस्था ने इसी दिन को, 6 दिसंबर के दिन को बाबरी मस्जिद ढाई, ताकि यह फूट गिराई जाए जो हम 85 और 15% की जो फिलॉसफी रखते हैं, तो 85% में फूट गिराई जाए, यह उनका उसके पीछे का षड्यंत्र था। तो इस दिवस को हम राष्ट्र चेतना दिवस के रूप में जब मनाते हैं, तो यह उनकी षड्यंत्रों को एक तरह से हम सक्सेस नहीं होने देते हैं, उसको हम उनके अंजाम तक नहीं जाने देंगे। तो यह राष्ट्र चेतना दिवस मनाना बहुत जरूरी है। साथियों, आज हमारे साथ में डॉक्टर संजय शेंडे सर यहाँ पे वक्ता के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। वह लास्ट 25 सालों से बहुजन मूवमेंट, ओबीसी मूवमेंट के बहुत बड़े विचारशील वक्ता रहे हैं, विचारवंत रहे हैं, और उन्होंने यह मंडल और मंडल आयोग वर्सेस कमंडल का जो कुछ भी इस देश में दोनों तरफ से जो आंदोलन चला, उसके वो एक व्याख्याता रहे हैं। ओबीसी मूवमेंट में उनका भारी योगदान रहा है, और जो ओबीसी का वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है, 85% में 52% की जो भागीदारी रखता है ओबीसी, वह जिस दिन इस मूवमेंट में बड़े पैमाने पे जुड़ जाएगा, जो बाबा साहब ने कहा था कि ये एक ओबीसी वर्ग एक हाथी है, यह जिस दिन जाग जाएगा तो इस देश में परिवर्तन होना तय है। तो साथियों, वो मूवमेंट से जुड़े हुए हमारे आज के वक्ता डॉक्टर संजय शेंडे को मैं उनके वक्तव्य के लिए निमंत्रित करता हूं। डॉक्टर संजय शेंडे सर। तर मित्र, हा जो दिवस आहे राष्ट्र चेतना दिवस, जसं आता माझा परिचय करून देतानाही सांगितलं आणि विनोद अनावरत सरांनी सांगितलं की हा दिवसच त्यांनी का निवडला, जे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली विघातक दहशतवाद पसरू इच्छितात, जे आम्हीच सुप्रीम आहोत, आम्हीच श्रेष्ठ आहोत, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, आम्ही भूदेव आहोत आणि बाकी यू आर सेकंडरी सिटीजन्स, तुम्ही दुय्यम नागरिक आहात, अशी ज्यांची भावना आहे, असं ज्यांच्या कानी कपाळी मेंदूमध्ये जे ठासलं आहे, त्यांनी आपल्याला आपल्या गळी उतरवलाय।
आणि मग हा दिवसच का निवडला, तर हा संविधाननिष्ठ राष्ट्रवाद आहे. जो बाबासाहेबांनी संविधाननिष्ठ राष्ट्रवाद म्हणजे ज्या उतरंडीवर, ज्या जातीपातीच्या विषमतेच्या उतरंडीवर, चातुर्वर्ण व्यवस्थेवर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही जी मानवी मूल्य दिली, ही जी संविधानिक मूल्य दिली, ही मूल्य त्या दिवशी त्यांच्या इगोला, त्यांच्या श्रेष्ठत्वाला धक्का देत आहे. आणि म्हणून त्यांनी हा आज खास करून हा दिवस निवडलेला आहे. बाबासाहेबांनी जे संविधान आपल्याला दिलं आहे, हे संविधान असंच आलं काय? आपण या ठिकाणी सगळे उपस्थित आहात, हे सगळे बोलण्याच्या मुख्य लोक आज बोलण्याच्या लायकीचे झाले, हे असंच झालं आहे का? नाही झालंय. चारवाकापासून, सांख्य दर्शनापासून, बुद्धापासून, कबीरापासून तर आता गाडगेबाबापर्यंत ज्या ज्या महामानवांनी त्या त्या काळामध्ये या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या मानवी मूल्यासाठी संघर्ष केला, आयुष्य पणाला लावलं, त्याच्यामुळं हा दिवस आपल्याला दिसत आहे. हे आपण केव्हा स्वीकारू? कारण आपल्या ते कधी लक्षातच आलं नाही. बाबासाहेबांनी ही जी मानवी मूल्य आहे, ह्या ज्या सगळ्या महामानवांनी जे काम केलं आहे या घटनेसाठी, स्वातंत्र्याची ही जी राज्यघटना आपल्याला मिळाली, ही अशी सहजासहजी नाही मिळाली आहे. यासाठी ह्या मानवी मूल्यांनी जे जे काम ह्या संविधानाच्या माध्यमातून यांचे विचार अंतर्भूत केले आणि त्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी आपली नैतिक जबाबदारी जास्त आहे. आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद म्हणजे आम्ही श्रेष्ठ ही जी भावना आहे आणि आम्हीही स्वीकारलाय की आम्ही दुय्यम आहोत, हे जे आहे, बाबासाहेब म्हणतात की कास्ट हे नोशन आहे, ही असं नोशन आहे की आम्ही ते स्वीकारलाय की आम्ही आमच्या परिघामध्येच, आम्ही आमच्या कंपूमध्ये खुश आहोत. आणि याचा राष्ट्रवादाच्या आड काय येत असेल, ह्या संविधाननिष्ठ राष्ट्रवादाच्या आड काय येत असेल तर जात आहे. हे मी तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. ॲनिहिलेशन ऑफ कास्टमध्ये बाबासाहेबांनी लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सुरुवातीलाच लिहिलं आहे की जो विवेक आहे, ड्रॉनचं वाक्य आहे की जो विवेकाचा वापर करत नाही तो धर्मांध आहे, जो विवेकाचा वापर करू शकत नाही तो मूर्ख आहे, आणि ज्याच्याजवळ विवेकाचा वापर करण्याचं धैर्य नाही, धाडस नाही, करेज नाही, तो गुलाम आहे. आणि आपण या देशामध्ये बघत आहोत, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर सुद्धा आपण बघत आहोत की आपल्यामध्ये ते धाडस, धैर्य नाही आलाय. कारण आपण कसल्या तरी गोष्टींनी भीतीग्रस्त आहोत, दहशतीत आहोत. आपण खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्यच नाही आहोत. बाबासाहेब म्हणतात की जर ह्या मानवी मूल्यांचं तुम्ही जर पालन करत नसाल तर तुम्ही जिवंत असून मेलेले आहात. आणि खरं आहे, माझं शरीर हे माझं आहे, पण माझा मेंदू जर कुठल्या एखाद्या दहशतीग्रस्त विचारानं जर दहशतीत आहे, भयंकित आहे, तर ते होणारच आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं तुम्हाला या जातीच्या पातीच्या पुढं जर जायचं असेल तर हा संविधाननिष्ठ जो राष्ट्रवाद आहे त्याची आज आपल्याला कधी नव्हे इतकी गरज आहे. आणि ते मानवी मूल्य म्हणजे कोणती असेल तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय. आणि मग हे स्वातंत्र्य कसं असेल, हे समता कशी प्रस्थापित होईल? जर बंधुत्वच नसलं, आपल्यामध्ये जर मैत्रीभावच नसला तर कसं होणार आहे? हे शक्यच नाही आहे. बाबासाहेब म्हणतात यू कॅन नॉट बिल्ड अ नेशन ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट. एनिथिंग दॅट यू विल बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट विल बी नेवर बी ए होल, विल बी क्रॅक. ते कधीच शक्य होणार. जातीपातीचं जग मेल्याशिवाय समतेचं जग कसं निर्माण होईल? समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती कशी शक्य होईल? कारण तर आमच्या मनातच जात आहे. आम्ही ज्या 30-35 वर्षापासून चळवळीमध्ये मी काम करत आहे, मी ओबीसीच्या साठी जास्त काम करत आहे, ओबीसीच्या प्रवर्गात येत असल्यामुळं. आणि आम्ही जेव्हा बघत आहोत की त्यांच्याकडे आपण जात असताना आपल्या लक्षात येते की ते कुठेतरी भयंकित आहे, भयभीत आहेत. त्यांना कोणी सांगितलंच नाही की हे कसं काय. ह्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, ह्या समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती, हे संविधान हे तुमच्यासाठी आहे, शेतकरी कष्टकऱ्यांसाठी हे सांगितलंच गेलं नाही आहे. आणि मग आपण त्याला म्हणतो की हा नालायक आहे, तो नालायक आहे, आणि मी मग महानालायक ठरतो. तुमच्यामध्ये जर मैत्रीभाव निर्माण झाला नाही, तुमच्यामध्ये जी बाबासाहेबांमध्ये करुणा, प्रचंड अशी करुणा होती, त्यांना माहित होतं की हा समाज हे संविधान उलथून टाकेल. आणि म्हणूनच 340 कलम त्याच्यासाठी खास प्रोव्हिजन बाबासाहेबांनी केली. माहित होतं त्यांना की हे अजूनही कर्मकांडात अडकलेले आहेत. आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, भूत, खेत या सर्वांमध्ये तो अडकलेला आहे. पण तरी सुद्धा ती प्रचंड बुद्धाची, तथागताची करुणा बाबासाहेबांमध्ये होती. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांनी 340 कलम लिहिलं.
आणि इतकंच नाही तर 1953मध्ये बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल आणि ओबीसीचा साठी आयोग नेमला नाही म्हणून राजीनामा दिला कायदेमंत्रीपदाचा. आहे का आपल्या आज कोणी दिसते का आपल्याला 75 वर्षात स्वातंत्र्याच्या? कोणीतरी माणूस जे एवढं पद मिळालं ते पद सहजरित्या कशासाठी? तर या देशातले 18 पगड जातीत जे विभागलेले लोक आहेत, जे बहुसंख्य लोक आहेत, जे ओबीसी लोक आहेत, शेतकरी आहेत, कष्टकरी आहेत, भटके विमुक्त आहेत, आदिवासी आहेत, मायनॉरिटीचे लोक आहेत, मुस्लिम, या सगळ्यांच्या विकासाचा जाहीरनामा म्हणजे भारतीय संविधान आहे. आणि त्या जाहीरनाम्यासाठी त्याचं इम्प्लिमेंट झालं नाही. जो मोठा वर्ग आहे म्हणजे अगदी वरच्या महिलांपासून तर खालच्या महिलांपर्यंत, जो हिंदू कोड बिल, जे हिंदू कोड बिलासाठी बाबासाहेबांनी आणि ओबीसीच्या प्रश्नासाठी राजीनामा दिला, किती मोठी प्रचंड अशी करुणा. मग आम्ही ते पालन केलं का? आम्ही राष्ट्रवाद म्हणजे काय? राष्ट्रवाद म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय, ही जी मानवी मूल्य आहे याच्यासाठी तुम्हाला आतून तुमच्यामध्ये अंतःप्रेरणा आहे, राष्ट्रचेतना आहे ना, ती चेतना निर्माण झाली पाहिजे. आणि ती जसं सरांनी सांगितलं की ती आपलं आम्ही भारतीय, जे प्रिएम्बल आहे घटनेचं, जे प्रास्ताविक आहे त्याच्यामध्ये आहे आम्ही भारतीय, प्रथमता भारतीय, अंतिमता भारतीय, ही जी भावना जोपर्यंत आमच्यामध्ये कशी येईल, तर यासाठी आपल्याला घरोघरी जावं लागेल. इथे बसलेल्या प्रत्येकाला माझी विनंती आहे की बुद्धांनी सुद्धा 45 वर्ष ज्ञानप्राप्तीनंतर मी इगो आपले वी शुड मेल्ट अवर इगोज. कारण फ्रान्समध्ये जेव्हा राज्यक्रांती झाली त्यावेळेस तिथे जे उच्चवर्णीय लोक होते, वंशीय लोक होते, तेही डिग्रेड झाले. जपानमध्ये समुराई डिग्रेड झाले. आपल्याकडे डिकास्ट होण्याची गरज आहे. आपल्याकडे ती भावना, आपण जे पुरोगामी म्हणतो ते त्यांच्यामध्ये ती जातीयतेचं अवडंबर आहे, ती जातीयतेची विषवल्ली सबकॉन्शियस माइंडमध्ये आहे. ते आपल्याला काढावं लागेल, स्वतःपासून तयार करावं लागेल, कृती करावं लागेल. मी माझ्या मुलाची जात नाही टाकली, कृती करावं लागेल. त्यांनी दिली ना, मग तुम्ही कशाला मानता ती हायरार्की? आपल्याला ते कृतीनं करावं लागेल. आणि ज्यांच्या मनाची तयारी झाली त्यांच्यासाठी मी म्हणतो, ज्यांची नाही झाली त्यांनी आपल्या जातीमध्ये आनंद घ्यावा. त्या ज्या विषमताग्रस्त जात आहे ती पोसावी, त्याला मजबूत करावी, माझा काही त्याला म्हणणं नाही. पण ज्याच्या मनाची तयारी झाली त्यांनी ते नाकारायला पाहिजे. मैं पहली बार किसी स्टेज पर हिंदू भाषा में बात कर रहा हूँ. हिंदू भाषा इसलिए कि अगर अपन भारतीय है तो अपनी राष्ट्रभाषा का नाम भारतीय होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है. लेकिन वो भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी नहीं होना चाहिए. अगर वो भाषा राष्ट्रभाषा अगर हिंदी कहते हो तो गलत है, ऐसा हमें लगता है. वो भाषा का नाम होना था हिंदू भाषा. तो हो सकता है कुछ मेरे बोलने में कुछ कम ज़्यादा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहली बार मैं हिंदू भाषा में बात कर रहा हूँ. तो एक पहली बार तो मैं ओबीसी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के हिसाब से, और धार्मिक एंगल से अगर विचार किया जाए तो मैं 4th क्लास हिंदू हूँ. क्योंकि हिंदू धर्म में 4 वर्ण की व्यवस्था है. इसमें ओबीसी मैं भी उसमें आ गया, हमारे साथी भी ओबीसी साथी भी है, वो 4th क्लास हिंदू में आते हैं, ऐसा मुझे लगता है. तो ओबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है. अगर इसका पूरा मीनिंग देखे जाए तो अदर बैकवर्ड क्लासेस. लेकिन क्लास का अगर अपन ने मीनिंग देखा तो क्लास का मीनिंग होता है वर्ग, एक जाति का समूह. लेकिन क्या ओबीसी एक जाति का समूह है या फिर वो क्लास है, इस पे भी अपने को गौर करना है. तो पहले तो ओबीसी एक वर्ण में स्थित है, उसके बाद में एक जाति में स्थित है, फिर उसके बाद में वो क्लास में. इतनी सारी ओबीसी की पार्टी है. सर ने जैसा बताया, शेंडे सर ने, कि हमारी ओबीसी की इतनी पार्टी है, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल ओबीसी पार्टी अभी तक सक्सेस हो पाई, और क्यों नहीं सक्सेस हो पाई? तो इसके भी लिए अपने को गौर करना है. तो इसके लिए हम जब भी हम ओबीसी में जाते हैं तो ये बात बताते हैं कि जब तक अपना कल्चरल धार्मिक बेस मजबूत ना हो तब तक अपन पॉलिटिकल की बात करना उचित नहीं है. क्योंकि अपन ने यूपी का उदाहरण देखे हैं कि अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि राजनीति से हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो वहाँ की जो सरकार है वो क्या काम किया और क्यों अनसफल हुए. एक अपन ओबीसी का एक क्लास कैसा निर्माण हो जाए, इसके लिए हम हमारे कुछ साथी सत्यशोधक संस्कृति संघ के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं.
और अभी जो हमारे कुछ एससी साथी है, वो कोई भी स्टेज पे बोलो या कोई भी भाषण में बोलो, जितना हो सके वो हिंदू धर्म की प्रताड़ना करते रहते हैं। कितनी वो हिंदू धर्म के यानी उनको गालियाँ देना, या फिर ओबीसी ऐसे छे ओबीसी वैसे। अब मैं बोलता हूँ, अगर किसी बच्चे को या किसी आदमी को अगर बचपन से वैसे संस्कार में वो ढला है, वो वैसे संस्कार में अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या गलती है? तो हमारा मानना ऐसा है कि उसमें पहले उसकी कल्चर अपने को समझाना पड़ेगा। अपन कैसे बंधु भाव का एक वातावरण निर्माण करना पड़ेगा उनके साथ, तब जाके वो अपना कल्चर धर्म के मामले में थोड़ा सा कुछ चिकित्सा करना शुरू करेंगे। और बहुत सारे कुछ हमारे साथी है शेंडे सर, अंधश्रद्धेचं काम करतात ते, अंधश्रद्धा निर्मूलन। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहेब को नमन करना चाहूँगी। मैं अधिवक्ता एडवोकेट शैला कुरैशी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं हाई कोर्ट में कार्यरत कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी व इस कार्य के महत्वपूर्ण अंक हमारे दर्शकगण, आप सभी को मैं हार्दिक नमन करती हूँ, आपका अभिवादन करती हूँ, आपको सादर वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आयोजकों द्वारा मुझे अवसर देने के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जिस शख्सियत से आप सभी को मिलवाना चाहूँगी, मैं आदरणीय शब्बीर पठान जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपने 2 शब्द व्यक्त कीजिए। ये देश है सूफी संतों का, महापुरुषों और भंतों का। ये देश है सूफी संतों का, महापुरुषों और भंतों का। ये बात नहीं आज की अब की, ये बात नहीं कल परसों की, मानवता के संघर्ष की ये बात है हजारों वर्षों की। इन शब्दों को इस देश में मानवता प्रस्थापित करने के लिए, इंसानियत को प्रस्थापित करने के लिए जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को लगाया, तमाम महापुरुषों को अभिवादन करके मैं अपने शब्द आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों से एक सवाल, पहला ही सवाल मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सब लोग सलामत हो? अभी तो फ़िलहाल सलामत हो ना? अभी आपको अगर मैंने ये पूछा, तो अभी एक मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी अगर यही सवाल पूछेगा ना अपने मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी से, तो क्या कहेगा? अस्सलाम अलैकुम, है ना? फिर वो जवाब में रिटर्न में आएगा वालेकुम अस्सलाम। अब उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने पहले कह दिया। मैंने सवाल किया आप अच्छे हो, तो आपने कहा अच्छे हो, तो मैं उसका मतलब ये है, यानी मैंने आपको कह दिया, पूछ लिया कि आप अच्छे हो, तो आपका काम है कि भाई आप भी अच्छे रहो, नहीं है ना? तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है अस्सलाम वालेकुम वाला। तो खैर, मानवतावादी तमाम संतों और महापुरुषों को अभिवादन, सलाम। और साथियों, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, राष्ट्र चेतना दिवस, और ये 6 तारीख महाप्रयाण बाबा साहब का जो हुआ है, उस दिन को माध्यम बनाकर जनहित के लिए, सही माध्यम बनाने के लिए ये इसको चेतना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब ये चेतना जो शब्द है, सर ने कहा है प्रस्तावना में, अभी मेरा ये मानना है कि वो जो एक बुद्ध और उनका धम्म है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पढ़ा जाता है, और उसके एविडेंस भी वैसे ही दिए जाने चाहिए। तो खंड 4 भाग 3 और उपखंड 13 में पैराग्राफ 2 में ये कहा गया है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की जानकारी रखने वाले सम्यक दृष्टि प्राप्त लोगों को ही सच्चाई का पता होता है।
अब समस्या ये है कि इसको अगर आप माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो 4-5 डिवीज़न हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपने को सत्य क्या है वो समझना चाहिए, फिर उसको सत्य को सत्य मानने की कुवत आनी चाहिए क्योंकि वो एक दूसरा मैटर है। फिर तीसरा मैटर ये है कि झूठ क्या है वो पता होना चाहिए। चौथी बात यह है कि झूठ को झूठ मानना चाहिए। फिर पांचवी बात यह है कि ये चारों चीजें जिसके अंदर है वो सम्यक दृष्टि प्राप्त है, और वो जब सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गया तो उसी व्यक्ति को सच्चाई का पता है। यानी ये पैरामीटर हो सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सच्चाई का पता होने वाला आदमी, नहीं, ये पैरामीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी जिस व्यक्ति को सच्चाई का पता है लेकिन वो सच्चाई को मानता नहीं, जिस व्यक्ति को झूठ का पता है लेकिन वो झूठ को मानता नहीं, उसको सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि उसको सच्चाई का पता नहीं है। बराबर है ना? ये मेरा तो तर्क है ही नहीं, तर्क महापुरुषों का है, उस आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो हमको इन सारी चीजों को गंभीरता से समझने की जरूरत है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज 2022 है, 6 तारीख है। 6 तारीख के उपलक्ष्य में 4 तारीख को यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे दुश्मन बड़े खुशनसीब है, ऐसा कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि वो जितना चाहते हैं उससे डबल हम मूर्ख बन जाते हैं, है ना? अभी बीच में एक प्रोग्राम हुआ तो मैंने उनको पूछ लिया, एक बच्ची थी, कैजुअली पूछ लिया कि आप ब्रश करते समय कौन सा टूथब्रश यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोलगेट। आपकी राय कुछ और हो सकती है। तो फिर मैंने उनको पूछ लिया कि क्या ये निर्णय आपका है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरा निर्णय है। पैसे तो मैंने ही दिए, पापा ने दिए थे, लेकिन मैंने दिए ना किराने वाले को, और मैंने ही उसको कोलगेट मांगा, तो ये मेरा निर्णय है। तो मैंने वहाँ पर उसको ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये आपका निर्णय नहीं है, ये आपके ऊपर लादा हुआ निर्णय है। यानी आप किसी के प्रभाव में आकर, आपको कोलगेट बार बार दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और उस बात को आपका माइंड रीड कर रहा है। आप कितना भी अच्छा सोचे, लेकिन आपका माइंड ऑटो प्रोसेस में काम करने वाला, खुद का व्यक्तिमत्व रखता है, खुद का नियंत्रण रखता है ना? क्योंकि उसका सादा उदाहरण है, वो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पलक झपकते तो आपको पता होता है कि पलक झपकना है करके। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, वो निसर्ग का सिद्धांत है। तो मुझे कहना यह है कि हमको निर्णय लेने की जो क्षमता है उस बारे में भी तो सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। और ये मानसिकता का खेल है। मैं खुद की समीक्षा बहुत बार करने की कोशिश करता हूँ, करते रहना चाहिए, और उसके लिए मैं पैरामीटर्स लेता हूँ जो महापुरुषों से आए हुए हैं, क्योंकि दैट इज सर्टिफाइड पैरामीटर्स। तो ये सच्चाई, अगर आपको लगता है कि आपको सच्चाई का पता है तो आप अपने आप को इस पैरामीटर में चेक कर लीजिए, ताकि आपको निर्णय लेने की क्षमता निर्माण हो जाए। क्योंकि आपके आजू बाजू में हम तो प्रोग्राम एक बार ले रहे, यानी मेरा ये कहना है कि अगर हम मानवतावादी विचारधारा को प्रस्तावित करने के उद्देश्य को रखने वाले जितने लोग हैं, वो तमाम लोग मिलकर जितने प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसको विकृत करने का काम पूरे फोर्स से चालू है, और वो भी बिना किसी एफर्ट से। अभी घर में जाओगे, घर में काय को जाने की जरूरत है ना? प्रस्तावना चालू थी तब 2-3 बेल बज गई। वो संतरा होता है ना, संतरे को जब वो छीलते हैं तो कितने सारे धागे होते हैं, कैसा हुआ होता है ऐसे, वैसी तो हालत है हमारी। अब उसको ही एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा कि जाति निर्मूलन, वो नाम ही वैसा है, ये जातियों के धागे है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जातियों के धागे अभी 2022 में अगर उनको निर्मूलन करने की कोशिश करते हैं अपन, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, फिर भी करना चाहिए, है ना, होना चाहिए। लेकिन उस पर एक दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जैसे बागीचा है, अगर एक फूल, गुलाब के फूल का अगर बागीचा हो तो उसको गुलाब के फूल का बागीचा ही कहेंगे, उसको बागीचा तो नहीं कह सकते ना। लेकिन जिसमें 10 प्रकार के फूलों हो उसको क्या बोलेंगे? फूलों का बागीचा। तो शायद इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में यह प्रावधान है कि भारत अर्थात इंडिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहे ना आप? उसको दूसरा क्यों नहीं कहा कुछ भी? मुस्लिम स्थान नहीं कहा, हिंदुस्तान नहीं कहा, सिख स्थान नहीं कहा, क्योंकि अगर ये एक फूल का बागीचा होता तो उसको फूल बागीचा बोलते ना। लेकिन ये बहुत सारे फूलों का बागीचा है, इसीलिए इसको भारत कहा।
ये फर्क समझने की ज़रूरत है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर तो ये नहीं है ना नाम। अभी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो कहा जाता है कि सर ने प्रस्तावना में कहा 6वीं 7वीं शताब्दी में इस्लाम इस मुल्क में आया, उस वक्त इस मुल्क के हालात क्या थे? इस मुल्क में बहुत त्राही त्राही मची हुई थी। आप आपस में बात नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते, है ना, मनुवाद चालू था ना। तो ये जुल्म के शिकार ये मुल्क पूरा उस वक्त था। उस वक्त ये भाईचारा मसावाद लेकर आया इस्लाम, और लोगों को ये यानी सर ने कहा कि मैं से लोगों को हम बनाने का काम इस्लाम ने उस वक्त किया, और लोगों को सिर्फ यही कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन लगा उस वक्त, और लोगों ने इस्लाम का स्वीकार किया। अभी एक विषय मेरे को कुछ लोग पूछते हैं कि भाई यार ये मुस्लिम लोगों का शिकार क्यों होता है इंडिया में, मुस्लिम लोगों का शिकार क्यों होता है? तो मुस्लिम लोगों के साथ में मुस्लिम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मुस्लिम लोगों का शिकार शायद इस वजह से भी होता है कि ये उस वक्त, अगर मान के चलो कि उस वक्त अगर हम कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, ठीक है, मनुवाद से परेशान होकर 6वीं 7वीं शताब्दी में अगर उस वक्त के अदर्स जो है वो मुस्लिम बने, ठीक है ना, तो ओरिजिन क्या हुआ? ओरिजिन तो वही रहेगा ना, अभी मुस्लिम है। अभी एक वर्ड है आपने देखा होगा, उसको बहुत चलन में लाया गया था पिछले दिनों, घर वापसी। अब ये घर वापसी क्या है? इसके पीछे भी ट्रैप है। पहले का जो मूल आदमी था उसने उस व्यवस्था से प्रताड़ित होकर इस्लाम कबूल किया, ठीक है। अभी वो आजाद है, वो पुरानी मूल प्रताड़ित होने वाली व्यवस्था में है क्या? नहीं है, उसको छोड़ चुका है। तो उस व्यक्ति को ही घर वापसी कराओ। घर वापसी कराओ मतलब क्या कराओ? गुलामी की कंडीशन में वापस भेजो, और अब ये मुसलमान वो करने के लिए तैयार है ही नहीं। तो ये छोटा मोटा क्राइम है? अरे भाई, गुलामी से दूर रहना, आजाद होना, ये तो लड़ाई हो गई ना। तो यही लड़ाई का फ्रीडम फाइटर बन गया इनडायरेक्टली है मुस्लिम। उसको पता भी नहीं है, मुसलमान को ये चीज पता भी नहीं है कि उसको टारगेट करने का एक कारण, मुख्य कारणों में से ये एक है, क्योंकि ये वो गुलामी की जंजीर तोड़कर आजादी की तरफ आया ना, मसावाद की तरफ आया ना। इसीलिए इसको वापस घर भेजना है। कहाँ भेजना है? इसको वापस गुलाम बनाना है, जो वर्तमान में बाकी गुलामियां शुरू है। तो ये एक इस शब्द का अर्थ था। दूसरी बात यह है साथियों कि हमारे ये जो राष्ट्र की जो गरिमा है, इसको एक स्टेज पर आकर कहना या व्यक्त कर पाना, ये थोड़ा मुश्किल मामला है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक हिंदू राष्ट्र वर्सेस भारत राष्ट्र, ऐसा एक घोड़ेसवार साहब ने किताब लिखा है, जिसमें वी और आवर डिफाइंड नेशनहुड के कुछ एविडेंस लिखे हुए हैं। जो पता है आपको किसने लिखा है वो किताब, है ना, और उसको वो पूरा बाबा साहब के भी विचार उन्होंने उसमें डाले हुए हैं। तो ये राष्ट्रवाद जो है ये थोड़ा गंभीर विषय है, बहुत संवेदनशील है। इसको आपको समझने के लिए आपका खुद का पर्सनल एफर्ट ही लगाना पड़ेगा। उसको ऐसे मैं एटलीस्ट नहीं व्यक्त कर पाऊंगा कि राष्ट्र की भावना जो, वो गरिमा जो है, वो बहुत बड़ी गरिमा है। उसको एक छोटे से शब्द से मैंने आपको बागीचा और भारत इस शब्द से समझाने की कोशिश की थी, है ना। वो शायद आप उतने इफेक्ट के साथ नहीं समझ पाए, है ना। तो हमको, क्योंकि आज अगर मैं टोपी लगा के यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं उसी बागीचे को खूबसूरत बनाने के लिए खड़ा हूँ। ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट कैसा है कि मैं बिना टोपी के आता ही नहीं हूँ, डायस पे तो नहीं आता। तो उसका कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें धर्म स्वतंत्र दे रहा है 25, 26, 27, 28 में, तो उसका राइट्स दिया है तो उसका यूज तो होना चाहिए ना, और वैसे ही कि वैसे ही होना चाहिए। और मजा तो तभी आएगा ना। शेंडे सर ने भी कहा कि हमको एक दूसरे को स्वीकारना है, तो कैसे स्वीकारना है? हम जैसे है वैसे ही स्वीकारना पड़ेगा ना। राष्ट्र चेतना दिवस के उपलक्ष्य में जो अतिथि आए उनका परिचय करवा देता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए प्रमुख अतिथि माननीय प्रदीप जी भावे, ये विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपुर नागपुर यहाँ पर कार्यरत है। उनका मूल गांव लाखांदूर, जिला भंडारा है, और उन्होंने एमए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचारधारा में किया है, तथा वो 2002 से बहुजन विद्यार्थी संगठन में सक्रिय है। उनका
त्रिसमयक वसति गृह खामला नागपुर यहाँ पर स्थित है। पिछले 5 साल से बहुजन विद्यार्थियों को रहने का, खाने का और पढ़ाई का जिम्मा उठा रहे हैं। फिलहाल प्रदीप जी धर्मांतर के संदर्भ में ओबीसी समाज की मानसिकता के संदर्भ में पीएचडी गोंडाना विद्यापीठ गढ़चिरौली से कर रहे हैं। सत्य को तीर को लेकर ओबीसी भाइयों को उनके मूल सभ्यता या सामाजिक कर्तव्य समझाने में जुटे रहते हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हम इस अवसर पर माननीय प्रदीप भावे का हृदय दिल से स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आज के राष्ट्र चेतना दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करें। आपण भारतामध्ये बघतो, खास करून 2 लोकांमध्ये वाद आहेत, एक ब्राह्मणवाद आणि दुसरा श्रमणवाद। याच्या पुढं खूप मोठी लढाई आहे असं मला वाटत नाही आणि या लढाईमुळेच हा जो काही संघर्ष सुरू आहे, ज्या चर्चा होतात, समाजात जे खलबत्ते निर्माण होतात आणि ह्या वाटचाली ज्या काही घडत आहेत त्यांचा सर्व परिणाम चांगले वाईट हे सर्व या 2 बाबीचेच मूलभूत अंग आहेत असं मला वाटते। इतिहासात आपण वाचतो की भारत हजारो वर्षापूर्वी समृद्ध असा देश होता। सिंधू संस्कृती ते नांदत होती। आपण गुन्ह्या गोविंदानं नांदत असताना इराणच्या खाडीतून जे आक्रमणं झाली आणि त्यांनी आपली जे अधिसत्ता निर्माण केली, ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपले ग्रंथ निर्माण केले, आपल्या चालीरीती निर्माण केल्या, कर्मकांडांच्या माध्यमातून आपल्याला त्यांनी ते थोपवलंच नाही तर ते आपल्या मनपटलावरती प्रतिबिंबित व्हावे याकरिता त्यांनी पुस्तकांच्या माध्यमातून जे साधन सामुग्री वापरता येईल त्या माध्यमातून त्यांनी त्या आपल्या मनावर बिंबवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केला आणि ते पिढ्याने पिढ्या लहान मुलांवरती संस्कार होत राहिले आणि त्याचीच फलश्रुती हजारो वर्षापासून ह्या संस्कृतीमधून आपण बाहेर निघत नाही। ह्या सर्व कारणांमुळे आताचा जो तरुण वर्ग आहे त्यामध्ये गुरफटत गेला आणि आताची शिक्षण पद्धती तर आपल्याला माहीतच आहे। त्यांनी जे शिक्षण पद्धती निर्माण केलेली आहे त्यामध्ये आपल्या मुलांना बाकी दुसरे अवांतर ज्या गोष्टी आहेत, महापुरुष असो किंवा इतर जे वैज्ञानिक दृष्टिकोन असो, ते निर्माणच होऊ नये अशा पद्धतीचं एक वातावरण त्यांनी निर्माण केलेलं आहे आणि त्यामुळेच जो ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद जो आपण म्हणतो तो आपल्या युवकांवरती ठासू भरलेला आहे। मला आयोजकांनी दुसरा त्यामध्येच असा प्रश्न उपस्थित केला होता कि संस्कारों की वो कौन सी पाठशाला है जिससे हमें गुजरना होगा या दाखिल होना पड़ेगा कि जिससे संवैधानिक राष्ट्रवाद जागा हो सके। माझं असं यामध्ये मत आहे की यापूर्वीच मी सांगितल्याप्रमाणे की जे ब्राह्मणवादी विचारसरणीने आपल्यावरती सांस्कृतिक अधिराज्य निर्माण केलं, हे 1-2 दिवसाची हे प्रक्रिया नव्हती, याला हजारो वर्ष लागली। असं वेगळं असं काही करण्याची आपल्याला काही आवश्यकता असं वाटत नाही। आपल्यावर सिंधू संस्कृतीचे जे हे आहेत, आपले विचार आहेत, आपण मुळात नागवंशीय लोक, आपण काही खोटे नाटे किंवा असे दुसऱ्याकडून उसने घेण्यासारखी अशी आपल्याला संस्कृती निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही। आपल्याला फक्त इतिहासात डोकावं लागेल की आपले पूर्वज काय होते, त्यांची वागणूक कशी होती, त्यांनी कशा पद्धतीनं ते जीवन जगले असतील। मुझे जो धोबे सर ने जो इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया है तो उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और 10 साल पहले मैंने पोदार स्कूल अमरावती में कहा था
कि अगर जब तक हर कास्ट का व्यक्ति हर महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि पॉजिटिव ढंग से सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तब तक हमारे इसमें एकजुट नहीं आएंगी। और ये चित्र में नागपुर में शादी की बात आने के बाद में मैं देख रही हूँ, तो निश्चित रूप से ये जो हमारा एक राष्ट्र जो दिन मनाते हैं, हम सिर्फ दिन मनाने के लिए नहीं मनाते, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, तो चेतना मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमें चेतना देने की जो शक्ति दी है, हमारी चेतना जागरूक हुई है। बहुत ही यानी पक्का जो अतिथि थे यहाँ पे 2-4 लोग थे, शब्बीर पठान सर, भावे सर के बॉयज हॉस्टल में मैं जा चुकी हूँ। मैं तारादूत करके प्रोग्राम चलाती थी गवर्नमेंट सारथी का, तो वहाँ पे भी मैं गई हूँ। सर का बहुत अमूल्य मार्गदर्शन रहा है। उसके बाद में शेडे सर ने भी बहुत अच्छे से दिया। जब तक ओबीसी लोग अंबेडकर जी को नहीं समझते, जो महान जो लोग हैं, जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमारे ही है अंबेडकर, ये जब तक की गलतफहमियां दूर नहीं होती है, तब तक हम एक नहीं हो सकते और हम वैसे की वैसे ही पॉइंट में ही रहेंगे। और मुझे लगता है दोनों सर को पता था कि मेरा जो स्कूल था होली क्रॉस मिशनरी का स्कूल था, तो मेरा अहोभाग्य है कि एक बार मुझे और मिशनरी के साथ जुड़ने का मौका मिला है। तो और सबको एक धन्यवाद देते हुए मैं फादर जोसेफ विंसेंट बावर सर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत मायने रखता है। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए मुख्य अतिथि फादर जोसेफ विंसेंट बावर यह क्रिश्चियन कम्युनिटी नागपुर के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं एवं हार्वेस्ट चर्च पारडी नाका भंडारा रोड यहाँ अध्यक्ष के स्थान पर कार्यरत है। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 5 साल का फादर का ट्रेनिंग हासिल करके भारत लौटे हैं। आपका मदर अलायंस इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू है एवं आप न्यू अपोलोस्टोलिक इंग्लिश स्कूल और डॉक्टर बावर जूनियर कॉलेज के ट्रस्टी हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हम इस अवसर पर फादर जोसेफ विंसेंट बावर का हृदय दिल से स्वागत करते हैं और मंच की तरफ से मैं अनुरोध करती हूँ फादर से कि आज के राष्ट्रीय चेतना दिवस पर हमें उनके अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। This is the time that we need to come together in unity. Unity is the key to success. Unless and until जब तक हम यूनिटी में नहीं आएंगे, और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि शुरू से हमको शिक्षा मिली है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नॉट ओनली फ्रेम्ड फॉर दलित्स, बट इट वाज फ्रेम्ड फॉर विद अ थॉट एंड विद अ माइंड फॉर दिस ग्रेट नेशन कॉल्ड इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वॉज इन स्टेट्स इन अमेरिका, आई हैव सीन बिग टाइम पीपल, बहुत लोगों को मिला, मैं रहा। आई वॉज इन न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया, LA, यू नेम। मेरे 2 भाई रहते वहीं पे, मैं वहीं पे, जैसे दोनों भाई ने शादी कर ली, मैं भी वहीं पे रह सकता था। आई वेंट फॉर फादर ट्रेनिंग, बट आई मेड अ वो विद गॉड। बॉम्बे में मैंने प्रभु से वाचा बांधी कि मैं भारत में आऊँगा और खुदा का काम करूँगा, एंड आई केम बैक। नागपुर ईसाई समाज का अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे को जो हक दिया है संविधान में, वो समानता का है। लेकिन हमारे भाई ने, जैसा शब्बीर पठान जी ने कहा, कि मुस्लिम भाइयों को और ईसाई भाइयों को चर्चेस को टारगेट किया जा रहा है। आज ऑल ओवर इंडिया में, छत्तीसगढ़ में हम देखें, चर्चेस को टारगेट किया जाता है। हमारी मौत होती है, बड़े दुख की बात थी। कृष्णा खोपड़े जी के पास, वो आम्बेडकर चौक, वो HB टाउन के पास, मुझे अपने मरने की जगह के लिए हमारे समाज को, हम मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है। परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में कि हम मिट्टी है, मिट्टी से खुदा ने आदम को बनाया, और अब्राहम, इसाक और याकूब के वंशावली के हम लोग हैं। खुदा से बढ़कर कोई नहीं है।
और हमको मरने के बाद मरने की जगह के लिए आज हमको अधिवेशन आंदोलन करना पड़ता। आप बताइए, क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? हम ईसाई है तो क्या हुआ? हम परप्रांत से तो नहीं आए, आम्ही महाराष्ट्राचे नागरिक आहे, आम्ही MP UP मधून नाही आलो। आम्हाला आमची मरण्याची जागा पाहिजे, त्यासाठी पार्टीमध्ये घाट आहे, गंगाबाई घाट आहे, घाट रोडला घाट आहे, अंबाझरीला घाट आहे, आमचा घाट कुठे? त्याच्यासाठी मी आंदोलनामध्ये बसलो। आणि बड़ी दुख की बात है कि हमारे मरने की जगह के लिए बाकी सब समाज को घाट है, हमको घाट ही नहीं था। तब जाके फिर हमको घाट मिला, भांडेवाड़ी में कचरा घर में फेंक दिए। मैंने बोला चलो कचरे में ही हम जाएंगे, हम मिट्टी है, मिट्टी में मिलेंगे। बहुत जल्द वो कब्रिस्तान का उद्घाटन 2023 में होने वाला है। मेरा मतलब ये है, हमारे बेरोजगारी की बात है, हमारे समाज की समस्या है, हर समाज की समस्या है। हमारे शब्बीर पठान जी ने जो कहा है बहुत सही बात कही। आज हमको अपनी समाज के अपने बच्चों के हक के लिए दिस इज द राइट टाइम टू चूज, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। सबका निश्चय, बी फॉर बर्थ हो चुका है, डी फॉर डेथ भी आने वाला है, बट सी इज अवर्स। सी इज द राइट टाइम, दैट्स अवर चॉइस। आज का फैसला कल का, आज का फैसला कल का, दैट्स व्हाई वी आर हियर। इसीलिए हम यहां पे आए हैं। चेतना मंच, आई वॉज वेरी हैप्पी, राष्ट्रीय चेतना मंच, दिस इज अवेयरनेस। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज कमिंग। इन अमेरिका पीपल से हे यू नेवर नो, मैं बोलता था हे स्टे सेफ पीस बड़ी, मैं बोलता था ये ऐसा क्यों गोरा बोल के जा रहा, यू नेवर नो, बिकॉज सामने क्या होने वाला यू नेवर नो। एंड स्पेशली दिस इज इंडिया, this is India, we are Indians, and in India you can buy anything, सच का झूठ, झूठ का सच, लेकिन खुदा नया करने वाला है। In his time he makes everything beautiful in his time. We need to trust in the Lord, we need to be patient। एकता में आने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास एक में पे करना है, आशा में बने रहना है और प्रेम को बांधे रहना है। अगर समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो प्रेम हम सब आपस में भाई भाई की भाईचारा निर्माण करने के लिए ये मंच बैठा है और एकता के लिए जो बैठा है, जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, आपका आना ये साबित करता है कि आपके अंदर में चेतना जाग चुकी है। साथियों, आज का जो दिन है वो दिन भूतकाल को यादगार बनाते हुए निर्माण हुआ है। जैसे शब्बीर साहब ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि हजारों साल से हम शोषित पीड़ित रहे हैं, तो हजारों साल का इतिहास मैं आपको चंद सेकंड में रूबरू करवाता हूँ कि जैसे कि हमारी सिंधु संस्कृति थी, तो सिंधु संस्कृति इतनी नायाब होने के कारण वो संस्कृति जिन लोगों ने विकसित की थी उन लोगों को आर्य कहा गया था। तो फिर ये आर्य संस्कृति पर कुछ भटके लोगों ने क्या किया, आक्रमण किया। तब उनके पास हथियार और घोड़े होने के कारण उन्होंने उस संस्कृति को तहस नहस कर दिया और फिर वो जीतने के कारण खुद को उन्होंने क्या किया, आर्य कहना शुरू कर दिया। तो मतलब ये बात आप जान ले कि आर्य दो प्रकार के, एक मूल निवासी आर्य और दूसरे बाहर से आए। अभी कौन आर्य है कौन अनार्य है ये जानना मुश्किल है क्योंकि मिलावट काफ़ी हो चुकी है। उसके बाद में वैदिक काल चालू हो गया। वैदिक काल को महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने चैलेंज किया। उसके बाद में समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पे सम्राट अशोक ने राज्य कायम किया। तो 1857 में जो मंगल पांडे का जो बंड था उसको फूले ने क्या किया आप सब लोग जानते हैं। तो अंग्रेजों को खिलाफ हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करके फिर हाथ से खिसकी हुई सत्ता अपने हाथों में फिर उन लोगों ने प्राप्त कर ली। तो उनका मतलब जुझारूपन देखिए, सालों से वो अपनी सुप्रीमेसी कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
तो साथियों, अब बाबा साहब जिस राष्ट्र की संकल्पना देते हैं वो राष्ट्र वास्तव में है क्या? राष्ट्र किसे कहा जाता है? राष्ट्र यानी अपनेपन का एहसास दिलाने वाली बात, अपनेपन की भावना का हमें जहन में उजागर करने वाली बात। बचपन से हम लोग देश और राष्ट्र ये दो चीज़ें सुनते आए हैं। देश किसे कहेंगे और राष्ट्र किसे कहेंगे? देश होता है एक भौगोलिक क्षेत्र को सीमाओं में बंदिश किए हुए कुछ लोगों का राज्य, और अगर उन लोगों में सौहार्द हो, सौहार्द हो, तो उसको कहा जाएगा राष्ट्र। दुनिया में 100% तो कोई राष्ट्र अस्तित्व में नहीं है, लेकिन दुनिया में 90% एक राष्ट्र अस्तित्व में है, उसका नाम है जापान। आपने देखा होगा यूट्यूब में कि एक छोटी सी बच्ची के लिए उसकी शिक्षा की तजवीज़ करने के लिए उसको लेने के लिए ट्रेन भेजी जाती है, एक लड़की के लिए। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं होती है। दूसरी बात, जापान में जब भूकंप आया था, तो जैसे हमारे यहाँ भूकंप आ जाए तो सबसे पहले जिंदा रहने की ज़रूरत किसको महसूस पड़ती है? मेरे को। हम लोग अगर एटी में जाते हैं तो क्या करते हैं? मारामारी करते हैं, दूसरे को धकेल देते हैं। अगर ये राष्ट्रवाद का नमूना अगर कहीं देखा हुआ, झुग्गी झोपड़ी में जाइए और वहाँ पे औरतों को पानी भरती हुई देखिए, किसी जगह बिल भरने के लिए जाइए, रेलवे में टिकट निकालने के जाइए, आपको भारत के राष्ट्रवाद का अच्छा नमूना देखने को मिलेगा। तो भारत में राष्ट्रवाद की सही मायने में संकल्प देने का श्रेय अगर किसी को जाता है, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर। राष्ट्रवाद की थ्योरी तो महावीर सावरकर की भी थी, लेकिन वो क्या था? द्विराष्ट्रवाद था, यानी एक देश में दो राष्ट्रवाद। वैसे तो वर्णाश्रम का जो थ्योरी जो है वो मल्टीनेशनल की है, मल्टीनेशनलिटी की है। बाबा साहब कहते हैं कि जाति अपने आप में एक राष्ट्र है, जाति अपने आप में राष्ट्र है, और वो सटीक और सही भी है। मैं अगर एज अ बुद्धिस्ट किसी हिंदू से मिलता हूँ तो मेरा पहले नाम पूछता है, मेरी ओर देखता है कि ये कौन सा है, क्योंकि एक जात वाला आदमी अपने जात वाले आदमी को से ही अपनापन महसूस करता है। ये भारत की फैक्ट है, ये भारत की फैक्ट है। और इसी जाति के कारण हम लोग एक संघ में बन नहीं पाते, क्योंकि वो सालों से सिंचित की गई है व्यवस्था के कारण। अब जब हम इस जात एक साथ जुड़ती भी है और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तोड़ती भी है और धर्म के नाम पे जोड़ती भी है, मतलब ये जो राष्ट्रवाद है ये आभासी राष्ट्रवाद है, एक फुटीरता वाला राष्ट्रवाद है। तो इस फुटीरतावाद राष्ट्र का पतन होना 100% निश्चित है। इस मायने में मुस्लिम यदि मुस्लिम रहता है, बुद्धिस्ट यदि बुद्धिस्ट रहता है, ईसाई अगर ईसाई रहता है, और हिंदू अगर हिंदू रहता है, तो ऐसे बटे हुए भावना में राष्ट्रवाद का संचार करना टेढ़ी खीर है, मुश्किल बात है। मुस्लिम अंतस्था मुस्लिम रह सकता है, क्रिश्चियन अंतस्था क्रिश्चियन रह सकता है, हिंदू अंतस्था हिंदू रह सकता है, बुद्धिस्ट अंतस्था बुद्धिस्ट रह सकता है, क्योंकि अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी तो संविधान ने दी है। लेकिन बाह्य जगत में हम जब रहते हैं तो आपसी भाईचारा बनाने के लिए हमें हमारा ये पृथकतावाद त्यागना पड़ेगा। इसके अलावा हम राष्ट्रवाद की ओर, एक राष्ट्र की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। बौद्धों का राष्ट्र, मुस्लिमों का राष्ट्र और हिंदू का राष्ट्र भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, लेकिन अगर हम इस राष्ट्रवाद के साथ, पृथकता के साथ आगे जाते हैं तो हम अज्ञानवश उनके ही राष्ट्रवाद को बल देते हैं, अज्ञानवश की क्यों ना हो, और इसी चक्कर में हम फंसे जा रहे हैं। आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले डॉक्टर संजय शेंडे, माननीय प्रदीप भावे, फादर जोसेफ विन्सेंट बावर, माननीय शब्बीर पठाण आणि ॲडव्होकेट दिनेश झुबे यांचे मी प्रथमतः इथे आभार मानतो। या ठिकाणी उपस्थित असलेले असे छोटे बाळ इथे आणि इकडे या साईडला बसलेले त्याचेही आभार मानतो की शांतपणे आपल्याला हा कार्यक्रम इथे आपल्याला करू दिलं। अध्यक्षपदाची धुरा अतिशय मार्मिक आणि माफक शब्दाने मांडल्याबद्दल श्री अतुल बापशी यांचे मी सुद्धा आभार मानतो। कार्यक्रमाचे संचालन
ॲडव्होकेट अस्मिना यांनी आपल्या गोड शब्दांनी आणि आपल्या हास्यमय चेहऱ्यांनी सगळ्यांना मार्गदर्शन केल्याबद्दल आणि संचालन केल्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो. या कार्यक्रमासाठी प्राध्यापक राजेंद्र कोठाडे, इंजिनियर ईश्वर कुरडकर तसेच आयोजक राष्ट्रचेतना प्रेरणा मंच यांनी घेतलेले पुढाकाराबद्दल यांचे सर्वांचे मी आभार मानतो. तसेच डॉक्टर आंबेडकर सांस्कृतिक भवन यांनी हॉल उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचेही मी इथे आभार मानतो. आणि आपण सर्व राष्ट्रचेतना दिवसाच्या परिसंवादासाठी वेळ काढून एवढा वेळ इथे टिकून राहिलात यांच्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम इथेच संपला असे मी जाहीर करतो.